नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है, 4-5 दिन पहले की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी में कुर्सी थाने की तरफ, यानी देहात क्षेत्र है, करीब 30-40 किलोमीटर मुख्यालय से दूर टिकैतगंज बाजार है। लेकिन बाजार बड़ी है, आसपास के 10-20 गांवों के जो लोग खरीदारी करने आते हैं वो टिकैतगंज बाजार में दिन भर वहां चहल पहल भी रहती है। बात 18 दिसंबर 2023 की है। करीब 50 दुकानें, 500 मीटर में करीब 100 दुकानें हैं। 500 मीटर की एरिया में करीब 100 दुकानें हैं, जहां वही 15-20 गांवों के लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। सुबह 10 बजे से 8 बजे तक मुस्तकिल ये बाजार खुली रहती है और सबके लिए उपलब्ध है। महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। ज़रूरत के लगभग सारे सामान, मतलब कोई फैंसी या बड़े शोरूम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान, खाने पीने से लेकर कपड़े, जूते, चप्पल, चश्मा, घड़ी, सब सारी दुकान वहां पर मौजूद हैं। 18 दिसंबर को शाम को करीब 7:30 बजे शिव कुमार निगम की एक दुकान है जिसमें बर्तन और कपड़े दोनों बेचे जाते हैं। शिव कुमार निगम उसके मालिक हैं दुकान के और दुकान पर बने रहते हैं। 7 बजे के आसपास दुकान का सामान जो बाहर, अब एक व्यापारियों की आदत सी है कि दुकान की सीमा के भीतर अपना सामान नहीं रखते, उसे सड़क पर निकालना ही निकालना है। और इसकी वजह से बड़े बाजारों में, खासकर लखनऊ के पुराने शहर के बाजारों में, जिनमें अमीनाबाद भी शामिल है, ज़्यादातर दुकानदार सामान को सड़क पर निकाल कर सजाते हैं, दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। बर्तन है तो बर्तन बाहर रख देंगे, कपड़े हैं तो कपड़े बाहर टांग देंगे। तमाम नगर निगम के जितने भी अतिक्रमण विरोधी अभियान हैं, जिस समय दस्ता आता है सब भीतर चला जाता है और दस्ता उधर गया, सड़क से 100 कदम दूर हुआ, फिर सामान सब बाहर। शाम को दुकान बंद करने को दुकान बढ़ाना बोलते हैं कि दुकान बढ़ा दी, या दुकान बढ़ाने का समय 8 बजे है, तो 7 बजे से धीरे 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 सामान भीतर किया जाने लगता है। जब अंतिम सामान भीतर पहुंच जाता है तो फिर मालिक अपना गल्ला यानी कैश देख दाख के रख के लेके, जैसे भी ले जाना चाहता हो, वो ताला बंद कर देता है। और वहां की जो दुकानें थी टिकैतगंज की, वो ज़्यादातर ऐसी थी कि लाइन से बने हुए घर थे, घर के बाहरी हिस्से या बाहरी कमरे में वो दुकान चलती है और भीतर के हिस्से में उसकी जो मकान मालिक है या दुकान मालिक है उसका रिहायशी इलाका रहता है। 2-4-6 कमरों के, जैसे पुराने कच्ची मिट्टी से बाहर के बनी हुई दुकानें और भीतर की तरफ, या बाहर पक्की कर दी दुकान ताकि ग्राहक आकर्षित हों, भीतर पुराना वही कच्चा हिसाब किताब चलता रहता है। शिव कुमार निगम के नौकरों ने 7-7:30 बजे दुकान बढ़ानी शुरू कर दी और 7:30 बजे तक अंतिम सामान भीतर रख दिया। शिव कुमार निगम अपनी दुकान को बस ताला बंद ही करने वाले थे, तो उनके उस दुकान के सामने, यानी घर के सामने, एक इनोवा आकर खड़ी हुई। 2 लोग उसमें से उतरे और दुकान में गए। अच्छा, दुकानदार की लालच देखिए, अक्रॉस एवरी प्लेस, कि बंद करते समय अगर उसे ऐसा लगे कि फलाना हमारा ग्राहक है तो वो कभी नहीं बंद करेगा, एक कदम बाहर निकाल लेगा, ये पूछेगा भाई साहब कुछ चाहिए तो नहीं, दुकान बंद करने वाला हूं। यानी जाते जाते भी अगर वो 20 पैसे का प्रॉफिट दे गया तो समझिए कि दिन सफल हो गया, दिन अच्छा निकला, दुकानदारी बढ़िया हुई। तो 2 व्यक्ति जैसे ही इनोवा से उतरे, शिव कुमार निगम ने उनसे पूछा, बताइए कुछ लेना है?
उन दोनों ने कहा कि हाँ हाँ, हम यहीं CHC गुंगटेर में, गुंगटेर लास्ट थाना है बाराबंकी का, बिल्कुल अंतिम छोर पर है। हम लोग CHC गुंगटेर के कर्मचारी हैं, नए नए पोस्टिंग पर आए हैं, हमें घर के लिए बर्तन चाहिए। शिव कुमार निगम की बाछें खिली कि दुकान बंद करते करते ग्राहक मिल गए, इनोवा से उतर रहे हैं, लंबा माल हो सकता है, लंबा प्रॉफिट दिए जाएं। उन्होंने पूछा बताइए, तो उसने कहा कि हमें भगोना दिखा दीजिए, फिलहाल हमें भगोने की आवश्यकता है। शिव कुमार पीछे मुड़े, भीतर की तरफ भगोना लेने गए तो साथ के दूसरे व्यक्ति ने यह कहा कि 5 थाली भी लेते आइएगा। शिव कुमार जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचे, पीछे से 3 लोग और आ गए और एक ने उनकी पीठ पर पिस्टल लगा दी और ये कहा कि खबरदार, होशियारी मत करना, पीछे सामान लगा दिया है। पिस्टल को या कट्टे को सामान कहते हैं। उसे घर के अंदर ले गए। घर में अंदर उनकी 2 बहनें मौजूद थीं, तीनों को बंधक बना लिया। फिर उसके बाद जब जो भी वहां रस्सी, डोरी, ट्यूब, जो कुछ भी रखा था, उनसे हाथ पैर बांध दिए। बहनों की भी, बहनें 2 थीं, दोनों बड़ी बुजुर्ग बहनें थीं। 65 साल की लक्ष्मी और 53 साल की बिट्टो। शिव कुमार निगम को फिर वो बाहर बरामदे में ले आए, लात, घूंसों, थप्पड़ इनसे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद रसोई से वो कलछी ले आए, कलछी से मारना शुरू किया, चिमटे से मारना शुरू किया। उससे एक ही बात पूछते रहे कि अलमारी की चाबी कहां है और कहां पर जमीन में गहने तुमने गाड़ रखे हैं। काफी मशक्कत के बाद शिव कुमार ने अलमारियों की चाबी दे दी। इस बीच में बाकी के 2 लोग बिट्टो और लक्ष्मी को थप्पड़ों से मारते रहे और पूरा पूरा प्रहार जिसे कहते हैं, पूरे दम, पूरी ताकत से उन्हें थप्पड़, लात, जूतों से मारते रहे। शिव कुमार भी सहम गया, बहनों की आवाज भी बंद हो गई। 4 बदमाश एक के बाद एक सारे कमरों में गए। जितनी अलमारियों की चाबी शिव कुमार ने दी थी, उनसे पूछ पूछ के चाबी से अलमारी खोली, सामान उसका बाहर निकाला और जो उसमें ले जाने लायक था, यानी चांदी के गहने थे, कुछ चांदी के बर्तन थे, कुछ सोने के गहने थे। ये सब सफ़ेद चादर निकाल ली घर से, कई चादरें निकाली और उसमें रखने लगे। अब जब उनको सारी अलमारियां खंगाल दी, बिस्तर खंगाल लिया, सब कुछ खंगाल लिया, अब वो बार बार उनसे ये कहते रहे कि बताओ कि जमीन में जेवर कहाँ गाड़े हुए हैं, वरना मैं तीनों को मार दूंगा। अच्छा, शिव कुमार का घर पुराना जर्जर टाइप का है। दुकान वाला जो कमरा है वो तो पक्का फर्श है, लेकिन उसके पीछे के 4 कमरों में पक्की फर्श नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने अपने बड़े बर्तन जो शादी में बिकते हैं, सहालक के समय या जब शादियाँ बहुत होती हैं और बेचे जाते हैं जो बर्तन, बड़े हंडे, परात, बड़ी कढ़ाइयाँ, वो उन कच्ची फर्श वाली कमरों में वो रखे जाते हैं। शायद इसके पीछे ये तर्क भी हो कि रखने से उनकी आवाज़ न हो या उसमें कोई डिफॉर्मिटी ना आए। कच्ची फर्श के ऊपर रखने से जरा सा भी अगल बगल वालों को या सामने जो ग्राहक आया है उसको भी अंदाज नहीं लग पाए कि इसमें बड़े बर्तन भी रखे हुए हैं। शायद अच्छा, उनके बीच एक खाली जगह है जो कच्ची है और पीछे वाला एक कमरा है जो पीछे के लगातार 3 कमरे हैं जो पक्की फर्श वाले बने हैं, यानी 4 कमरे बिना पक्की फर्श के यानी कच्चे फर्श के, और बीच का एक छोटा आंगन जो कच्चा, बाकी सामने वाला कमरा और पीछे के कमरे पक्की फर्श वाले थे। तो ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल सही इनपुट था।
इन्होंने घर से ही खुरपी और फावड़ा मांगा और आंगन के एक हिस्से को खोदना शुरू किया। फिर उसके बाद चारों कमरों के फर्श को भी अच्छी तरह से खोद डाला। 2-2 फीट, 1.5-1.5 फीट, 4 आदमी थे, एक एक जगह खोदते गए और जगह जगह से गड़े हुए जो छोटे बॉक्स टाइप के थे एल्युमिनियम के, जिनमें गहने रखे हुए थे, वो वहां से लिया। 6-7 अलग अलग कपड़ों में गठरियां बनाकर उनको सामने वाले कमरे में ले गए और फिर करीब रात के 10:20 पर, यानी करीब करीब 2.5-3 घंटे डकैती डालने के बाद वो चादरों में जो गहने, रुपए, जो छोटी छोटी तिजोरियां, गड़े हुए गहने, ये सब वो गाड़ी में लादने लगे। इनोवा गाड़ी थी, वो लादने लगे और फिर वहां से फरार हो गए। स्थानीय कारोबारी जो सामने रहते हैं, जिनका नाम विपिन गुप्ता है, उन्होंने कहा साहब रात में हम लोग खाना वाना खा के पूरा परिवार छत पर यूं ही खाना खाने के बाद, चूंकि थोड़ी चहलकदमी करनी होती थी, सड़क पर चहलकदमी कर नहीं सकते हम लोग, सारे लोग छत पर चहलकदमी कर रहे थे। तभी सामने निगाह गई तो एक इनोवा गाड़ी नई सी लग रही थी, नई इनोवा गाड़ी खड़ी थी और इनोवा गाड़ी पर कुछ लोग बड़े बड़े गठरियों में सामान भीतर से लाकर लाद रहे थे। लेकिन चूंकि ये उनके यहाँ का रूटीन था, सामान का आना, माल का आना, पुराने माल का जाना या जो बिका नहीं है उसका हटना, ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसलिए उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच सामने बैठे हुए एक व्यक्ति पर, चूंकि भीतर की लाइट बार बार जल बुझ रही थी, तो सामने बैठे हुए एक व्यक्ति के हाथ में पिस्टल दिखी और डर के मारे हम लोग छत से पीछे की तरफ हो गए और जैसे ही पीछे गए 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी कि सामने ऐसा लगता है कुछ बदमाश आए हैं, बड़ी छोटी 7-8 गठरियों में सामान ले गए हैं। सामने बैठा हुआ व्यक्ति पिस्टल हाथ में लिए हुए है, इनोवा गाड़ी है, लेकिन उसमें कोई नंबर प्लेट अंधेरे की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ी। जैसे ही 112 पे खबर गई, कंट्रोल रूम ने जो बड़ा अलार्म होता है, बड़ी अलर्ट होती है, थाने को, सीओ को, एडिशनल एसपी को, एसपी को, डीआईजी रेंज को, सबको खबर की कि साहब डकैती की सूचना आ रही है। 3-4 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी पर कुर्सी थाना है, उसकी फोर्स पहुंच गई। वहां पहुंची तो विपिन गुप्ता ये बताते हैं कि हम जब गए तो हमको बिट्टू निगम, जो उनकी छोटी वाली बहन है जिसकी उम्र 53-54 साल थी, वो सामने वाले कमरे में बंधी पड़ी हुई थी, रस्सियों से, नारियल की रस्सियों से और ट्यूब से उसके हाथ पैर बांधे गए थे। मैंने पूछा कि शिव कुमार भाई कहाँ हैं? उन्होंने कहा सब भीतर बंधे पड़े हैं। तब तक हल्ला हो गया, छोटा सा कस्बा, चिल्लपों मची, डकैती पड़ी, पूरा कस्बा वहां इकट्ठा हो गया। बिल्कुल जैसे ये कहते हैं ना, चूंकि जमाने से डकैती की घटना बंद हो गई है। मैंने 90 के दशक की घटनाओं में भीषण डकैतियों के किस्से आपको सुनाए थे, भीषण डकैतियों के बारे में आपको बताया था। लेकिन जैसे जैसे मैं ये बार बार ये भी बताता हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, जो पुलिस के दृष्टिकोण से फायदेमंद था, सीसीटीवी जब आई, मोबाइल फोन जब आए, सीडीआर की एनालिसिस होने लगी, जीपीएस लोकेशन जब से आई, तब से इस तरह के बड़े क्राइम, जिनमें 3-4 घंटे पहले लगा करते थे, ये लगभग बंद हो गए हैं। बहुत ज़माने बाद मैंने भी इस तरह की डकैती की ऐसी घटना, जिनमें डकैतों ने 3-4 घंटे लूटपाट की हो, बहुत दिनों बाद मैंने सुनी है। तो तुरंत पुलिस ने उनके यहाँ काम करने वाले 3 नौकरों को उठा लिया। 2 को तो सवेरे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया और एक से कहा कि तुम अभी यहीं रहोगे, तुमसे और पूछताछ होनी है। बहरहाल पुलिस ने पूछा कितना सामान गया, क्या गया, तो शिवकुमार ने बताया कि साहब 5 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना ले गए हैं। नकदी के बारे में अब हमको थोड़ा समय दीजिए, हम सब देख लें, तभी बता पाएंगे कि वो नकदी कितनी ले गए हैं। लेकिन विपिन गुप्ता बताते हैं कि 3 बड़े गट्ठर, बहुत बड़े गट्ठर और
4-5 छोटे छोटे गट्ठर उसमें लादे गए थे इनोवा में। यानी बड़ी मात्रा में सोना चांदी और रुपया डकैत उठा ले गए थे। पुलिस ने भीतर जाकर देखा, कमरों में जो 1.5-1.5 2-2 फुट के गड्ढे थे, उनमें से भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जैसे छोटा बॉक्स हो या छोटी तिजोरी हो या इस तरह का कोई खोद कर निकाला गया है, सब जगहों पे जहां जहां खुदाई हुई थी। यानी कोई जानकार आदमी ऐसा था जिसे बिल्कुल पक्की मुखबिरी जिसे कहते हैं, पक्की सूचना थी कि इसने अपने गहने कहाँ गाड़ रखे हैं। रही बात गहनों की, तो शिवकुमार निगम इस मामले में बदनाम व्यापारी था। वो लोगों को उसका गहना गिरवी रख के उन्हें पैसे उधार दिया करता था। उधार क्या, गिरवी रख के उन्हें पैसे दिया करता था। और चोरी के गहने यानी डकैत जब कभी या चोर जब कभी कहीं से गहने चोरी करके ले आते थे, तो उसकी खरीदारी का भी, चूंकि वो बहुत कम पैसे में लेता था कि चोरी का है, उसे अंदाज लग जाता था कि ये चोरी का है, ज़्यादातर को अंदाज लगता है कि चोरी का है, तो वो कम से कम दाम देते हैं बेचने वाले को। तो चोरी के गहने बेचने के 4 मुकदमे इसके ऊपर पहले से शिवकुमार निगम पर कायम थे। टोला पड़ोस यही जानता था कि साहब ये बड़ी मात्रा में ये सोना या जेवर गिरवी लेते हैं। गांव देहात के लोग, लड़की की शादी हुई, जेवर उसके यहाँ रख के 10-20 हज़ार रुपये ले गए, फिर अगली फसल में जो पैसा मिला उससे 2-3 साल में उनका ब्याज सहित पैसा पूरा किया और अपने जेवर वापस ले गए। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो एक बार जिन्होंने गिरवी दी, वो कई पुश्तें उनकी वो पैसा देते देते यानी ब्याज उसका देते देते मर जाती हैं। न तो वो गहना अपना ले जा पाती हैं और न ही वो गिरवी की रकम पूरी कर पाती हैं। शिवकुमार से फिर ये पूछा गया कि भाई इतना सामान तुम्हारे यहाँ से गया, तुम्हारे हिसाब से सिर्फ 5 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना था और जगह जगह से बक्से टाइप की चीज़ें निकाल के गई हैं, आखिर यह सोना आया कहाँ से? उसने कहा साहब वर्तमान में हमारे पास 35 लोगों के गहने गिरवी थे। पुलिस ने पूछा कि अब ये गिरवी किए हुए जो आपने गिरवी रखे थे डकैत ले गए, तो आखिर अब इसको कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा साहब अब क्या पूरा करेंगे, लोग तो जान ही गए हैं डकैती पड़ी है, पूरा गांव यहाँ आया था, लोगों ने देखा भी, डकैतों को भी देखा, गाड़ी भी देखा, सामान ले जाते हुए भी देखा, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे कर किसी तरह इनका पैसा वापस करूंगा मैं। बहरहाल आज की तारीख तक डकैतों का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस में जो एडिशनल एसपी थे चिरंजीव नाथ सिन्हा, उनका बयान आया कि साहब अभी तक वो जो गाड़ी है वो बाराबंकी से लखनऊ की तरफ गई है, लेकिन उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं लगी है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और एक नौकर इनका है जिससे कुछ थोड़ा सा इनपुट मिला है, हम उससे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं। 4 टीमें इसमें लगाई गई हैं और शिवकुमार के घर जो काम करने वाले थे पुत्तन खेड़ा के रामचंद्र और उसके बेटे अंशु को छोड़ा गया है, लेकिन अजय से कुछ इम्पॉर्टेंट इनपुट मिल रहे हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है। सीसीटीवी में जहां जहां से जाना बताया गया उसके आगे फिर इस गाड़ी का कोई ट्रेस नहीं मिला। अब दिक्कत ये है कि फिर पुलिस का काम है ये पूछने का कि भाई इनसे किसी से दुश्मनी थी कि नहीं थी। घर वाले तो कुछ बता नहीं रहे थे। टोला पड़ोसी में जब पूछा जाने लगा तो बेहद चौंकाने वाली बातें इस परिवार के बारे में पता लगी। जैसे कोई पैसा इसका न ले जाए, मतलब एक नया पैसा दूसरा आदमी उसके ऊपर खर्च न हो, इस सिद्धांत के तहत न तो शिवकुमार ने शादी की न अपनी दोनों बहनों की शादी की। यही नहीं, इसका बड़ा भाई 6 साल पहले राजकुमार जिसका नाम था, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसने भी शादी नहीं की थी। यानी घर के सारे लोग अविवाहित थे। तर्क ये कि मैं शादी करूंगा, पत्नी आएगी तो उसके शौक या उसकी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी, हमारी जो मेहनत और पसीने की कमाई है दूसरों पर चली जाएगी, दूसरों पे खर्च होगी। बहनों की शादी करूंगा, खाना खिलाना होगा, दहेज देना पड़ेगा, कपड़ा खरीदना पड़ेगा।
हमने जो पैसा इतनी मेहनत से कमाया है वो दूसरों के हिस्से में चला जाएगा। इसलिए हमारे पूरे परिवार ने शादी ही नहीं की है। तो अब आप सोच लीजिए कि किसी व्यक्ति की अगर इस तरह की मानसिकता हो, इतना कृपण हो, इतना कंजूस हो और साथ ही साथ सूदखोर भी हो, तो ये तो जिसको वो कहते हैं कि कृपणता की हद है, उसकी सीमा है, और सीमा के पार भी ये व्यक्ति इस तरह या इसका परिवार ऐसा सोच रहा था। ये भी पता लगा, पुलिस रिकॉर्ड में दिखवाया गया कि सन 1980 में भी इसके घर में डकैती हुई थी। तब बदमाशों ने लूट के बाद जब थोड़ा सा बाजार के लोग इकट्ठा हुए तो अंधाधुंध फायरिंग भी की थी, जिसमें पब्लिक के बहुत से लोग घायल हुए थे। और उस घटना के बाद ये पूरा परिवार जैसे फटे हुए कपड़े पहनना, बिना धुले हुए कपड़े पहनना, मोची की सिली हुई चप्पल पहनना, सारे भाई बहन कहीं शादी ब्याह में न जाना कि जाएंगे वहां तो 10 रुपए नेक देने पड़ेंगे, अपने से काम अपने से मतलब रखना, बाजार से जो रॉ मटेरियल है, जो सामान बिकना है उसकी दुकान में, उसे खरीद कर स्वयं ले आना और उसके बाद दिन भर दुकान पर बैठ के उस सामान का डिस्पोजल करना। पड़ोसी बताते हैं कि 1980 की डकैती के बाद इन लोगों के व्यवहार में ही इस तरह का परिवर्तन आ गया। पैसा गाड़ कर या जेवर गाड़ कर रखने के बारे में भी पड़ोसी बताते हैं कि ये बिल्कुल सही है। जिस धुआंधार तरीके से, जिस बेहिसाब तरीके से ये लोगों से गहने गिरवी रख के पैसा दिया करता था और सामने कहीं कोई ऐसा पक्का स्ट्रक्चर नहीं है जिसके भीतर कोई ताला चाबी लगाकर उसको सुरक्षित रख सके, तो जमीन में गाड़ने के सिवा और दूसरा कोई रास्ता इनके पास है भी नहीं। और जितना ये इकट्ठा होता जाता था ये उतना जमीन में गाड़ते जाते थे। और अगर किसी ने पूरा पैसा दे दिया और उसका गहना वापस होना है तो सेम समय या उस समय कभी नहीं, उसको 3-4 दिन बाद की तारीख बताते थे, ताकि गड़े हुए उस धन को या उस जेवर को बाहर निकाल कर बक्से को फिर से गाड़ कर तब उससे पैसा लेकर गिरवी रखा हुआ उसका सामान दिया जा सके। बहरहाल पूरी जो उसने उसकी कीमत बताई उससे न तो गांव वाले सहमत हैं, न पड़ोस के लोग सहमत हैं, न ही उसका क्लाइंटेल इससे सहमत है कि वो कह रहा है कि साहब इतना थोड़ा सा गया है, जबकि इतनी गठरियां बांध कर ले जाना, कोई बर्तन तो ले नहीं गया होगा, सोना चांदी कैश ही ले जाया गया होगा। बहरहाल पुलिस अभी भी तलाश में है, अभी तक इस घटना का खुलासा नहीं हो पाया है। आज इस घटना का बताने का मकसद ही सिर्फ ये कि पुराने जमाने की याद दिला दी इस तरह की डकैती ने। ये लगभग बंद हो चुकी अपराध की ये विधा है कि डकैत ने गांव घेरा, दरवाजे को चीरा, भीतर गए, सबको बांधा, लाठियों डंडों से मारा, उसके बाद जमीन की खुदाई की, तिजोरी को निकाला, उसका ताला तोड़ा या चाबी उनसे मांगी मार पीट कर और पूरा गहना वहां से निकाला और आराम से 3-4 घंटे अपना ये लूटपाट करके निकल लिए। आज की घटना, बहुत जमाने बाद मैंने भी डकैती की ये घटना सुनी है, बिल्कुल वैसी ही जैसे 70, 80 और 90 के दशक में डकैतियां पड़ती थी। अंतर इतना है कि ये बीच बाजार में, बीच की दुकान या बीच के मकान में ये डकैती डाली गई और डकैतों की एंट्री इसमें फ्रेंडली थी, यानी बलपूर्वक दरवाजा काट के या तोड़ के डकैत नहीं गए थे, बल्कि ये बता के कि हम CHC घुंगटेर के नए कर्मचारी हैं, इत्मीनान से भीतर गए और फिर दरवाजे को भिड़ा दिया था कि आने जाने वाले ये न देख सकें कि यहाँ बाहरी आदमी कुछ कर रहे हैं। तो और दूसरा कि इनोवा गाड़ी से आए थे डकैत। ये दोनों ही चीजें, फ्रेंडली एंट्री और इनोवा गाड़ी, ये शायद मॉडर्न जमाने की जो मॉडर्न सोच है, चाहे वो पब्लिक की हो, चाहे अपराधियों की हो, डकैतों की हो, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है कि हम ऐसे खेतों खेत भाग नहीं पाएंगे, हमें गाड़ी ले चलनी होगी और बाहर से अगर जबरदस्ती ताला तोड़वाएंगे, खुलवाएंगे या काटेंगे, फाड़ेंगे दरवाजे को तो पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी।
तो ये केवल अंतर था, बाकी सब चीज़ें वही थीं जो पुराने ज़माने में डकैती की घटनाओं में हुआ करती थी। जैसे वो फ्रेंडली एंट्री कर ली, इनोवा से आ गए, ये तो नए ज़माने की सोच। उसके बाद भीतर गए, उनको बांधना, उन्हें मारना, चाबी लेना, गड्ढा खोदना, तिजोरी निकालना, तिजोरी में से गहने इकट्ठा करना, वहीं उन्हीं के कपड़े में उसे बांधना और लेकर चंपत हो जाना। और इस पूरी प्रोसेस में 3-4 घंटे तक इत्मीनान से घर के भीतर लूटपाट करना। हालांकि मेरे अपने तजुर्बे से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड डकैती गिरोह होगा। ऑर्गेनाइज्ड डकैती गिरोह इतना सोफिस्टिकेशन के साथ अब भी डकैती जहाँ कहीं यदा कदा एक आध दो जगह डकैती सुनने को मिलती है, तो वो इस तरह की डकैतियाँ वो नहीं डालते ऑर्गेनाइज्ड गिरोह वाला। मुझे तो ये समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति का या उस घर की किसी महिला का कुछ सामान गिरवी रखा इन्होंने, शिव कुमार निगम ने, और वो आदमी या वो महिला उस अपने गहने को छुड़ाने के लिए प्रयास करती रही, लेकिन पैसा पूरा नहीं दे पाई। तो उसके घर के या उसके जानने वाले कुछ मनबड़ गुंडे टाइप के लौंडे लपाड़ी जो होते हैं, इन्होंने ये तय कर लिया कि ये तो ले ही आना है। उसमें तमाम ऐसे जेवर होते हैं जिनकी महिलाएं जिनके प्रति जिनकी आसक्ति उसी गहने पर होती है। जैसे करधनी जिसे बोलते हैं, कमर में पहने जाने वाला पुराने ज़माने का करधनी, और जो पैरों में पहनने वाली हंसुली होती है, हाथ के कड़े होते हैं। ये मांग टीका वैसे तो बेचती नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हुई मांग टीका और मंगलसूत्र जैसी चीज़ बेचनी हुई तो वो हर हाल में पैसा इकट्ठा करके उसे काम बीत जाने के बाद वापस लेना चाहती हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही किसी व्यक्ति का कुछ सामान, यहाँ किसी महिला को कोई सामान यहाँ रखा गया हो गिरवी, पैसा उसका पूरा न हुआ हो, तो उसी घर के कुछ लड़के जो मनबड़ हो गए, माँ ने ये जिक्र किया हो तो उसने कहा मैं ले आऊँगा, और चाहे जैसे ले आऊँ उससे मैं वापस ले आऊँगा। क्योंकि जिस जानकारी से, जिस इनपुट से, जिस मुखबिरी से ये लोग गए थे, उन्हें घर का, कमरों का, कहाँ गाड़ा जा सकता है, उसका किस अलमारी में पैसा होगा, उसकी पूरी जानकारी इन्हीं डकैतों में से किसी के पास किसी के पास थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई न कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है जो पुराना जानकार है इस पूरे परिवार का और उसके व्यवसाय का। दूसरी बात ये बकौल पुलिस के कि डकैतों का इंटरेस्ट गड़े हुए गहने में ज़्यादा था। वो ज़्यादा प्रयास करके, ज़्यादा मारपीट करके, ज़्यादा जोर लगा के, ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करके यही जानना चाहते थे कि तुम्हारे गहने कहाँ गाड़े गए हैं, जगह बताओ। उनका उसमें कम इंटरेस्ट था कि अलमारियों में और क्या क्या रखा हुआ है या कैश तुमने और कहाँ रखा है। सामान्य रूप से जो डकैती, जब ये इस तरह की हाउस रॉबरी होती है तो केवल कैश की बात करते हैं और इस्तेमाली जेवर की बात करते हैं। लेकिन यहाँ जो डकैत आए उनका पूरा दबाव इस बात पे था कि गाड़े कहाँ पर हो, पहले उसे बताओ। 1980 में भी जब डकैती इसी तरह हुई थी, उसी के बाद से इस परिवार में तमाम आमूल चूल व्यवहारिक परिवर्तन आए। जैसे लोगों को देखने में न ये लगे कि मेरे पास बहुत पैसा है। फटे कपड़े पहनना, फटे चप्पल, फटी जूते पहनना, बहुत सामान्य रूप से सब्जी या खाना बाहर से ले आना कि पड़ोसियों की निगाह न पड़े कि हम बहुत महंगी महंगी खाने की सामग्री ला रहे हैं। दूध का प्रयोग बिल्कुल न करना, यानी चाय का प्रयोग बिल्कुल न करना। इस तरह के जो चोंचले हैं कि जिससे लोगों को ये न कतई लगे कि मेरे पास पैसा है। तो इस डिग्री का वो कृपण था, इस डिग्री का वो कंजूस था और इस कदर सूदखोर था। और कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि बहनों की शादी सिर्फ इसलिए न करे कि हमारा पैसा, हमारी कमाई वो दहेज में देनी पड़ेगी। अपनी और अपने भाई की शादी न करे कि जो महिला घर में आएगी उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारी हार्ड
अर्नड मनी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो पैसा गाड़ गाड़ कर रखते रहे, गरीबों का खून चूसते रहे, लोगों के गहने रखते रहे, लोग उसके लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कोई चालाकी उनके काम नहीं आई। एक ही बार में, एक ही झटके में उनका सारा पैसा, सारा जेवर, व्यवसाय से संबंधित जेवर, लोगों का गिरवी रखा हुआ सोना सब चला गया। तो पाई पाई गिन के ले गए डकैत। इसीलिए कहा गया है, चार्वाक ऋषि का जो भौतिकवादी दर्शन है वो दो लाइनें हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी जब तक जियो तब तक सुखी प्रसन्न होकर जियो, जरूरत पड़े तो उधार लेकर घी पियो, लेकिन ये जो तन है, ये जो मानव शरीर है, इसको सुखी रखो, प्रसन्न चित्त रखो। कहते हैं चार्वाक की यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी एक बार जब ये शरीर जलकर राख हो जाएगी, भस्मीभूताय देहस्य, भस्मीभूत हो जाएगी, राख हो जाएगी ये शरीर, ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है आपका, तो फिर इसको दोबारा लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो अभी हम थोड़ा कंजूसी से काम कर लेते हैं, अभी हम दोबारा इसी रूप में जब आएंगे तब घी पिएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चार्वाक का जो भौतिकवादी दर्शन है वो यही कहता है कि जब तक ये शरीर है तब तक आप जितना इस शरीर को सुखी कर सकते हो करें, क्योंकि एक बार जब ये खाक हुई, एक बार ये जली, एक बार ये भस्मीभूत हुई, तो ये दोबारा वापस नहीं आनी है। ये तय है कि ये दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए जब तक जिए तब तक सुखी होकर जिए, जरूरत पड़े तो उधार लेकर भी घी पिए। आशा है आप चार्वाक के, ऋषि चार्वाक के इस भौतिकवादी दर्शन से का समर्थन करते होंगे या भौतिकवादी इस दर्शन से सहमत होंगे। मेरा भी यही कहना है कि इतनी कृपणता की आवश्यकता नहीं थी। शिव कुमार निगम को इतना कृपण नहीं होना चाहिए। आखिरकार उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। जिस चीज के लिए, जिसको बचाने के लिए उन्होंने पूरे परिवार की शादी नहीं की कि बाहर का आदमी आएगा तो खर्च करना पड़ेगा, मैं तो इस सोच को सोच सोच के हैरान हूं कि कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। और 2-3 घंटे में डकैत आए और सब कुछ लेकर चले गए। देह को इतना कष्ट भी दिया निगम और उसके परिवार ने, सारे सुख को त्याग दिया, बहनों की शादी नहीं की, बुजुर्ग बहनों को घर में रखा, सिर्फ इसलिए कि बाहर का आदमी, बाहर का सदस्य, चाहे वो बहनोई हो चाहे वो पत्नी हो, आएगा तो कुछ न कुछ हमारा हिस्सा खाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।